and oxygen, and today we are going to start with ozone. Allotropes जो हैं, एलोट्रोप जो हैं इसके, एलोट्रोप्स जो हैं इसके दो थे, एलोट्रोप्स दो थे इसके। O2 ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया, एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन है ये, एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स हैं O2 और O3। ऑक्सीजन वी हैव डन, सो वी हैव टू स्टार्ट विद ओजोन। क्लियर, ओजोन से स्टार्ट करना है। ऑक्सीजन के यूजेस वगैरह हमने सब, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस वगैरह हम सब कर चुके, रिएक्शन वगैरह कर चुके हैं। नाउ इट इज ओजोन। ओजोन तो ओजोन जो है, सबको पता है कि ओजोन गैस जो है इट इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ये ओजोन जो लेयर है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेडिएशन जो कि जिनका लैम्डा कम होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है। लैम्डा कम, विजिबल लाइट से कम होता है लैम्डा, इनका एनर्जी जो है बहुत हाई होती है। तो इससे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है इन रेज से। तो अब इसकी हमें जो करना है प्रिपरेशन इसकी, ओजोन की पहले प्रिपरेशन कैसे होगी इसकी। O2 से ओजोन बनता है, O2 से ओजोन, ध्यान देना, O2 से ओजोन, O2 है, इससे बनाया मैंने ओजोन। तो अब ध्यान देंगे इसमें 3O2 लेना पड़ेगा, 3O2 से 2O3, 3O2 से 2O3, लेकिन 3O2 से 2O3 ये प्रोसेस जो है, इसमें क्या होगा, 3O2 से 2O3 बनाएंगे। तो अब ये प्रोसेस डेल्टा एच इसका क्या होगा, पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव होगा डेल्टा एच इसका। मतलब अराउंड इसकी जो वैल्यू होती है 142 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, 142 किलो जूल पर मोल के आसपास पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है। डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है तो रिएक्शन होने के चांसेस कम होगा यहाँ से। और दूसरा, इधर एंट्रोपी, ये भी गैस, तो इधर एंट्रोपी डेल्टा एस भी क्या होगा, इधर डेल्टा एस वो होगा नेगेटिव। 3 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रही है, डेल्टा एस भी नेगेटिव। अब डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। ये टर्म आ रही है पॉजिटिव, ये टर्म आ रही है, ये टर्म क्या आ रही है, नेगेटिव। तो नेट क्या आया, पॉजिटिव, यानी रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती, ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। O2 से O3 बनना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि O2 में डबल बॉन्ड है और O3 में 1.5 बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 है। तो इसलिए O2 से O3 तो नहीं बन सकता इसके अकॉर्डिंग। इसीलिए हमें साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करना पड़ता है, वोल्टेज हाई रखते हैं हम, जिसकी वजह से O2 से O3 बनेगा। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है जैसे हम करते हैं इसका। ये करंट पास करते हैं इसके अंदर, इसमें करंट पास करेंगे, O2 गैस प्रेजेंट है, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करेंगे तो हाई वोल्टेज पे, तो हमारा O2 से O3 कन्वर्ट होगा। और इससे भी जो O2 मिलता है, O3 मिलता है, O3 फॉर्म्ड इज ओनली 10%। तो अगर इसका कंसंट्रेशन हमें 90% पहुँचाना है, 90% तक करना है, तो बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स। तो अराउंड 90% तक ओजोन हमें मिल सकता है। और फिर ओजोन जो है मिक्स होकर आता है ऑक्सीजन के साथ। ओजोन जो आएगा बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स यूज़ करने के बाद 90% आएगा, तो उसमें कुछ ऑक्सीजन मिक्स होता है। तो उसको अलग करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड एयर पास करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा। फिर O2 जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है उसको डिस्टिल आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे उसको, वो लिक्विफाई नहीं होगा। लिक्विफाई क्या होगा, ओजोन लिक्विफाई हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह करके भी ऑक्सीजन को ओजोन से अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड होता है ओजोन को प्रिपेयर करने का। दिस इज द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। तो ये ध्यान रखना है, ये पूछते हैं, क्वेश्चन आता है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, और दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं कि अगर हाई कंसंट्रेशन है ओजोन का तो वो एक्सप्लोजिव का काम करता है। हाई कंसंट्रेशन ओजोन एक्ट्स एज एक्सप्लोजिव। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एक्ट्स एज एक्सप्लोजिव। तो ये एक तो पहले जानता है कि ओजोन इज ये क्वेश्चन आएगा इसका, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना इसका। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, अनस्टेबल है ये, अनस्टेबल वर्ड, अनस्टेबल।
ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल, ध्यान रखना है। तो क्यों है अनस्टेबल, वाई ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल, अनस्टेबल, क्लियर, अनस्टेबल है ये, मैं इधर लिख देता हूँ एक बार, अनस्टेबल। तो ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल क्यों है, तो इसको ध्यान रखना है कि इसमें इसको बनाने के लिए हमें डेल्टा जी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स को पास करना पड़ता है जिसकी वजह से ये स्टेबल हो सके। तो इसलिए इसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ये थर्मोडायनेमिकली क्या आता है, अनस्टेबल, सही ना। तो ये ध्यान रखना। और दूसरा, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा ओजोन का तो वो एक्सप्लोजिव का काम क्यों करता है, तो ये पूरा दिखाना पड़ेगा इस प्रोसेस के अंदर कि डेल्टा जी इसके लिए पॉजिटिव कैसे आता है। O2 से O3 बनाया, डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो दोनों फैक्टर, ये फैक्टर भी और दूसरा फैक्टर भी दोनों अपोज कर रहे हैं, मेकिंग डेल्टा जी हाईली पॉजिटिव, सो इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिपेयर ओजोन। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसकी प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ नोट करेंगे इसकी। प्रॉपर्टीज़ के अंदर पहले तो ओजोन जो गैस है, पेल ब्लू गैस है, ओजोन इज गैस की फॉर्म में अगर ये है गैस है तो पेल ब्लू गैस, पेल ब्लू गैस की फॉर्म में होगा। और जो अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, O3 लिक्विड फॉर्म में आया, तो डार्क ब्लू ये लिक्विड है, डार्क ब्लू लिक्विड है। और अगर ये सॉलिड फॉर्म में आएगा, सॉलिड है तो वायलेट ब्लैक सॉलिड, वायलेट ब्लैक सॉलिड है, वायलेट ब्लैक सॉलिड। तो ये इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कलर्स याद होने चाहिए इसके। और दूसरा इसका कंसंट्रेशन, ये पहला पॉइंट था। दूसरा कंसंट्रेशन इसका अगर लो होगा तो ये हार्मलेस है, लो कंसंट्रेशन इज हार्मलेस, लो कंसंट्रेशन है तो ये हार्मलेस है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन होगा तो फिर ये हेडेक क्रिएट करेगा, तो हेडेक होगा, हेडेक एंड नोजिया। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो हेडेक होगा और नोजिया होगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कंसंट्रेशन अगर हाई है इसका। तो फिर उसका है ओजोन, क्वेश्चंस जो हैं इसके आते हैं, जैसे वाई ओजोन एक्ट्स एज पावर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कैसे है, क्योंकि बाय रिलीज ऑफ नेस, यही लिख के आना, ये क्वेश्चन दिखा देनी है, बाय रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है ये, जिसकी वजह से ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है नॉर्मल टेम्परेचर्स पे, तो दिस इज पावरफुल ऑक्सीजन। ये तो रिएक्शन अपने आप ही होगी क्योंकि O3 ज़्यादा स्टेबल है नहीं, O2 स्टेबल है। नेसेंट ऑक्सीजन, बाय रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इट एक्ट्स एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और वो मैंने बता दिया थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इक्वेशंस के थ्रू हम शो कर सकते हैं इसको। ये सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर दूसरा है कि जो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन, कि सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स जो हैं, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कैसे, क्योंकि उनका जो रिलीज होता है, उनका रिलीज क्या होता है, NO गैस वो रिलीज करते हैं। NO जो है O3 को NO2 + O2 बना के ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देगा। और ये NO गैस कैसे रिलीज हुई है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो NO + H2 देता है, तो उधर से NO मिली, हाइड्रोजन क्योंकि रॉकेट का फ्यूल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रॉकेट के फ्यूल है, तो वो क्या देंगे, NO देंगे। और ये NO गैस जो है इट इज़ डिप्लीटिंग ओजोन लेयर बाई दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के थ्रू वो डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी है। फिर अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे होगा, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, है ना, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, हाउ ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिव, हाउ ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। तो उसको एस्टिमेट करने के लिए मेथड जो है बाय आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। क्या है, बाय आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, जिससे मोल कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा होगा, सारे एडवांस वाले टॉपिक पढ़ेंगे उसको पता होगा, बाय आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, बाय आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। O3 को ट्रीट करते हैं हम Ka के साथ, O3 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Ki यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो O3 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Ki यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो I माइनस जो है वो I2 में जाएगा, I माइनस जाएगा I2 के अंदर और O3 जाएगा O2 के अंदर। ये ध्यान रखना, O3 जाएगा O2 के अंदर। और मीडियम होता है बेसिक, बेसिक मीडियम होगा, QH बनेगा। बैलेंस करेंगे तो प्लस यहाँ पे H2O आएगा और यहाँ पे 2K बचेगा, 2K आएगा क्योंकि यहाँ पे I2 बन रहा है। तो ये रिएक्शन दिखानी है पहले। O3 से क्या बनाया इसके अंदर, O3 से बनाया हमने O2 और I माइनस से क्या बनाया I2। O3 से O2, I माइनस से I2, ये बनेगा बेसिक मीडियम के अंदर। तो ऐसे होगा। और यहाँ पे हम बफर यूज़ करते हैं, बोरेट बफर, बोरेट बफर यूज़ करते हैं, बोरेट बफर यूज़ करते हैं ताकि इसका पीएच, इस रिएक्शन का पीएच मेंटेन रहे। टू मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बोरेट बफर इज यूज्ड। तो नहीं तो अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो I2 जो है डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा बेसिक मीडियम के अंदर। तो इसलिए हम बोरेट बफर यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ बोरेट बफर टू मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। और अब ये I2 जो है इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं। नाउ दिस I2 फॉर्म्ड इज ट्रीटेड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं तो नहीं दिखाना तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। I2 को ट्रीट किया स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन से, तो इससे बन जाएगा NaI प्लस Na2S4O6, Na2S4O6 बन जाएगा हाइपो सॉल्यूशन से ट्रीट करने के बाद। स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका कंसंट्रेशन मेरे को पता है और इसका जो एंड पॉइंट है हम स्टार्च इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। स्टार्च क्या यूज़ करेंगे, एज एन इंडिकेटर, क्योंकि I2 बन रहा है तो स्टार्च इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा जैसे ही रिएक्शन एंड करेगी, जैसे ही रिएक्शन अपना एंड पॉइंट रीच करेगी ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, सही ना। स्टार्च इज यूज एज एन इंडिकेटर। तो ये यूज़ करके इसका एंड पॉइंट मिल जाएगा। और इसमें स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन, मान लो मैंने इसके 5 मोल लिए हैं, सपोज से आई हैव टेकन 5 मोल्स ऑफ इट। अगर मैं इसके 5 मोल देता हूँ, ये 2 मोल बनते हैं, इसके 2 मोल बनेंगे 2 और ये 2 NaI आएगा, इधर हटना चीज़ का। तो अगर इसके 10 मोल लेते हैं, सपोज Na2H2O3 10 मोल है, अगर इसके 10 मोल तो I2 के कितने मोल होंगे, 5, इसके मोल हो जाएंगे 5, इसके 10, तो इसके क्योंकि 2 मोल है, इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल है, तो 10 के लिए कितने होंगे, 5 मोल इसके, 5 मोल I2 आ गए, 5 मोल इस I2 के, तो 5 मोल ओजोन के, मिल गया इसकी क्वांटिटी। तो लाइक दिस ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, लाइक दिस बाय आयोडोमेट्री टाइट्रेशन इट इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में फर्स्ट टाइम पेपर हुआ तो इसका क्वेश्चन जरूर आता है और एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। O3 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ट्रीट किया हमने I माइनस के साथ। I माइनस यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो I माइनस गया I2 के अंदर, O3 गया O2 के अंदर बेसिक मीडियम में। फिर स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो जाएगा ओजोन का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है वाला। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, इसकी रिएक्शंस भी कुछ देख लेंगे। जैसे O3 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, अटैक्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अगर O3 को मैंने ट्रीट किया से PbS के साथ, तो मिल जाएगा PbSO4 प्लस O2, PbSO4 प्लस O2। और अगर मैंने O3 को ट्रीट किया सपोज NO के साथ, NO से ट्रीट किया, तो इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो एनसीईआरटी में मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो NO2 ऑक्सीडाइज कर देगा NO को भी और O2 मिल जाएगा, साथ में O2 मिल जाएगा। तो अदरवाइज इसकी रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ, फिर ऑक्सो एसिड्स के ऑक्सो एसिड बनाने के लिए बहुत सारी रिएक्शन है इसकी ओजोन की। टेलिंग ऑफ मर्करी वगैरह भी इसी के अंदर आता सारा, वो डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन बोर्ड के लिए हम सिर्फ ये 2 रिएक्शन बता रहे हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। तो PbS जो है, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है इसका। PbS जो है ये कैसे इसको PbSO4 बना दिया। PbS होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का है और ये वाइट हो गया, ये वाइट हो गया यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो लेड की पेंटिंग्स होती हैं, जो लेड की पेंटिंग्स होती है उसमें Pb2+ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, Pb2+ प्रेजेंट होता है। Pb2+ जो है सल्फर के कॉन्टैक्ट में आते ही, H2S के कॉन्टैक्ट में आते ही PbS बनाता है। PbS बनाता है, कैसे बनाता है, वो H2- ले लेंगे और PbS बन जाएगा। तो ये Pb2+ लेड की जो पेंटिंग्स होती है एक्चुअल में उसके अंदर प्रेजेंट होता है PbCO3 डॉट PbOH Pb के +2 में आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो सल्फर के प्रेजेंट में आते ही बना देते हैं PbS और पेंटिंग को ब्लैक कर देते हैं। ये ब्लैक हो गया। तो अब इस ब्लैक कलर बन गया इसका। तो पेंटिंग के कलर को रिस्टोर करने के लिए हम उसमें डाल देते हैं ओजोन डाल देते हैं। तो पेंटिंग्स का कलर जो है ओजोन डाल सकते हैं, H2O2 डाल सकते हैं। इससे कलर क्या हो जाता है, PbSO4 का रिस्टोर हो जाता है, वाइट हो जाएगा ये। तो लाइक दिस कलर इज, ओजोन इज यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग। जो ब्लैक हो रही हैं, पुरानी पेंटिंग ब्लैक हो जाती हैं, तो उसका कलर रिस्टोर करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। और ब्लैक कैसे हुई है, सल्फर के साथ रिएक्ट करके, सल्फर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है।
सल्फर या फिर H2S गैस आ गई है तो उसके रिएक्ट करके ब्लैक हो जाता है, तो उसको रीस्टोर करने के लिए। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, ये कर लेंगे इसकी रिएक्शन एनसीईआरटी में जो दे रखी हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस थी इसकी ओजोन की। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे इसके यूजेस ऑफ ओजोन, यूजेस। और O3 एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि O3 ऑल्सो एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेंगे एक बार। O3 ये यूजेस में ही आ जाएगा एज ए ब्लीचिंग एजेंट, परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है, ये ब्लीचिंग एजेंट है परमानेंट। ये क्या है? परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट। कैसे? O3 जो है ये परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट कैसे है? बिकॉज O3 ब्लीचेज। ब्लीचिंग का मतलब क्या है कि कलर्ड मटेरियल है, कलर्ड मटेरियल है, CM क्या है? कलर्ड मटेरियल। इसमें जैसे ही एयर के थ्रू या कैसे भी करके इसमें कोई अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये बन जाता है कलरलेस, ये कलरलेस बन जाता है। ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा तो ये कलरलेस बन जाता है। क्लियर? ये क्या बन जाता है? कलरलेस बन जाता है। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग। कलर्ड मटेरियल से क्या बन गया? कलरलेस बन गया। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग। तो ये O3 जो है किसी का भी कलर परमानेंटली खत्म कर सकता है, तो ये इसलिए परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होता है। और कैसे काम कर रहा है ब्लीचिंग एजेंट का? बाय ऑक्सीडेशन। O3 ब्लीचेज बाय ऑक्सीडेशन, ब्लीचेज बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन। तो ये ध्यान रखना कि O3 जो है ब्लीचेज बाय ऑक्सीडेशन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ थी काफ़ी है। तो ध्यान रखना O3 ब्लीचेज बाय ऑक्सीडेशन एंड इट इज़ ए परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट। तो यूजेस में मान सकते हैं इसको, O3 एक्ट्स एज ए परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट। और इसका जर्मीसाइड एक्शन होता है, डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, वाटर को स्टेरिलाइज करने के काम आता है। तो दूसरा यूज, एक तो यूज है एज ए जर्मीसाइड, यूज एज ए जर्मीसाइड, जर्मीसाइड का काम करता है। और एंड जर्मीसाइड जर्म्स को किल करने के काम आएगा, एंड एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट, एंड फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर। क्लोरीन वगैरह भी डालते हैं लेकिन ये ज़्यादा बेटर चॉइस है, स्टेरिलाइजिंग वाटर। ब्लीचिंग एजेंट हो गया, जर्मीसाइड हो गया। फिर इसके अलावा हम क्या कहते हैं, स्टार्च वगैरह को ब्लीच करना है वो भी हम इससे कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज टू प्रोड्यूस KMnO4, यूज टू मैन्युफैक्चर KMnO4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैन्युफैक्चर KMnO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। पोटेशियम मैंगनेट में अगर हम डाल देंगे ओजोन तो ये मैन्युफैक्चर हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस थे इसके जो सब करने हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर नोट करेंगे हम, ये खत्म हो गया है एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या पढ़ लिया पहले? एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। और अब हम स्टडी करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ओजोन की रिएक्शन बहुत सारी हैं, वो एडवांस लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे अपने। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर के जो एलोट्रोप्स हैं दो तरीके से हैं, जैसे क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, एमॉर्फस, बहुत सारे होते हैं इसके एलोट्रोप्स। तो अभी तो हम सिर्फ जो NCERT वगैरह में दे रखा है थोड़ा बहुत, एक आध एक्स्ट्रा करेंगे। अदरवाइज ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दो तरीके के एलोट्रोप्स होते हैं इसके। क्रिस्टलाइन में आ जाएगा रोम्बिक सल्फर या ऑर्थोरोम्बिक सल्फर भी कहते हैं, रोम्बिक सल्फर और ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर या ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। और दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक को हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं, अल्फा और ऑक्टाहेड्रल सल्फर, और मोनोक्लिनिक को बीटा सल्फर भी कहते हैं, बीटा सल्फर, सही ना। और ये S8 की फॉर्म के होते हैं दोनों, S8। इसमें चेंज जो है सेम डायरेक्शन में रन करती है एसिड की, इसमें चेंज जो है ऑल्टरनेट डायरेक्शन में रन करती है एसिड की। और इसको इन दोनों में से किसी एक को भी हीट कर दें, अगर ये अलग से करना है, अगर इसको मैंने 1000 केल्विन पे हीट कर दिया तो मिल जाता है 4s2। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 4s2। ये S2 जो है इसमें SS डबल बॉन्ड है, और ये सिमिलर टू ऑक्सीजन बिहेव करता है जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। सल्फर जो है इसके वेपर्स मिले हैं, ये सल्फर सॉलिड फॉर्म में था, सल्फर के वेपर्स मिले, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास पाई चार्ज 3px में
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही S2 के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर। इसलिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, सल्फर इन वेपर स्टेट शोज पैरामैग्नेटिज्म। मैं भी आगे करवा देता हूँ उसको, यहाँ तक नोट कर लेंगे, लेकिन फिर भी एमोर्फस फॉर्म जो है इसकी, एमोर्फस फॉर्म के अंदर आ जाएगा जैसे कोलाइडल सल्फर, फिर आ जाएगा इसके अंदर प्लास्टिक सल्फर, और तीसरा आ जाएगा रोल सल्फर। कोलाइडल सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, रोल सल्फर, ये आ जाएगा इसके अंदर। तो नोट करना आगे इसके अंदर, कोलाइडल सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, रोल सल्फर। इसको करेंगे पहले एक बार S2 का क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फर इन वेपर स्टेट shows पैरामैग्नेटिज्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे इसका आंसर। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इन वेपर स्टेट सल्फर बिहेव्स लाइक O2। सल्फर बिहेव्स इन वेपर स्टेट, सल्फर कैसा होता है, S2 की फॉर्म में होता है। सल्फर बिहेव्स लाइक O2 एंड हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। कुछ भी नहीं आता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेपर पैरामैग्नेटिज्म वर्ड आते ही ये आंसर तो लिख के आना ही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, लेकिन ये प्रॉपर आंसर होगा इन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसलिए सल्फर इन वेपर स्टेट, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फर इन वेपर स्टेट शोज पैरामैग्नेटिज्म बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जरूर लिखा है, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक इन वेपर स्टेट, अदरवाइज इट इज डायमैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना इसके अंदर। अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे रोम्बिक सल्फर क्या है। रोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर कह लो, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर कह लो, या फिर अल्फा सल्फर या ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी कहते हैं इसको, सारे नाम याद रखने हैं। रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर, ऑक्टाहेड्रल सल्फर, ये सारे नाम इसी के हैं। प्रिपेयर कैसे होगा रोम्बिक सल्फर, इसको प्रिपेयर करने के लिए पहले रोल सल्फर को इवापोरेट करेंगे CH2 में डिजॉल्व करके। सल्फर जो है CH2 के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होता है, कि सल्फर होता है इस तरीके से, ये ऐसी कुछ फॉर्म होती है इसकी, ये ऐसे। तो ये हर जगह S8 आएगा ना, ये S8, ये ऐसे सल्फर, दिस इज S8 सल्फर, रोम्बिक सल्फर। तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो किस में डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर है तो CH2 के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व करता है, बेंजीन वगैरह में भी कम डिजॉल्व करता है, बेंजीन में भी डिजॉल्व करता है लेकिन कम करता है। तो सल्फर को हमने, रोल सल्फर को डिजॉल्व किया CH2 के अंदर, वेपराइज कराया, वेपराइज कराने के बाद ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स मिलेंगे रोम्बिक सल्फर के, क्या मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल रोम्बिक सल्फर। तो रोल सल्फर को हमने डिजॉल्व किया CH2 के अंदर, इन CH2, dissolved in CH2, vaporized, evaporated, octahedral crystals of sulfur मिलेंगे रोम्बिक, octahedral crystals of रोम्बिक सल्फर स्टार्ट्स अपीयरिंग। तो इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स मिलते हैं इसके, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स मिलते हैं तो इसे ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी कहते हैं। तो ये रोम्बिक सल्फर है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज रोम्बिक सल्फर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसके, जो रोम्बिक सल्फर ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर है ये। रोम्बिक सल्फर इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। जैसे रोम्बिक सल्फर जो है, अगर बात करें तो 369 से पहले रूम टेम्परेचर में यही स्टेबल है, ठीक है। 369 केल्विन के नीचे ये, दिस इज स्टेबल below 369 Kelvin is stable below 369 Kelvin, below 369 Kelvin। और above कौन होगा, एंड above मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है 369 Kelvin,
यानी 96 डिग्री सेल्सियस, 369 केल्विन और 96 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेबल होता है हमारा बिलो 369 केल्विन, बिलो 369 केल्विन। और मोनोक्लिनिक सल्फर यानी बीटा सल्फर कहते हैं इसको, बीटा सल्फर। ये क्या है, अल्फा सल्फर। ये स्टेबल का बिलो 369 केल्विन, ये अबव 369 केल्विन। दिस इज स्टेबल अबव 369 केल्विन। तो ये बातें दोनों ध्यान रखनी है। अब इससे इसका थोड़ा सा, ये हमारा ब्राइट येलो होता है, रोम्बिक सल्फर ये ब्राइट येलो है, ये ब्राइट येलो है, और ये है हमारा डल येलो, ब्राइट येलो डल येलो। अब ये ज़्यादा स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये ऐसे याद रख सकते हैं, डेंसिटी इसकी होती है हमारी 2.06, डेंसिटी ग्रेटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा, डबल है उससे। तो 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। ज़्यादा डेंसिटी क्यों है, क्योंकि ये ऐसे याद रख सकते हैं इसको, रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। और ये सॉलिड फॉर्म में कब आ रहा है, ये आ रहा है अबव 369 केल्विन, अबव 369 केल्विन आ रहा है। तो इसकी डेंसिटी रूम टेम्परेचर तो कम हुई, 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर, डेंसिटी कम है। मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, 1.98 है ये, क्लियर, 1.98। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 393 केल्विन है, मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन। क्योंकि ये सॉलिड कब बन रहा है, सॉलिड कब बन रहा है, तो अबव 369 केल्विन, यानी ये मेल्ट तो और ज़्यादा टेम्परेचर पे करेगा, इसलिए ये मेल्टिंग पॉइंट इसका 393 केल्विन है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 385 पॉइंट, ऐसे याद रख लेंगे, कोई रीज़न नहीं है, 385.8 केल्विन ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग डेंसिटी ज़्यादा है रोम्बिक सल्फर की, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका, मोनोक्लिनिक सल्फर का। और ये ब्राइट येलो है, ये डल येलो है, ये ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है, ब्राइट येलो डल येलो। और इसके अलावा CH2 के अंदर सॉल्युबल है, CH2 के अंदर ये सॉल्युबल है सल्फर। और ट्रांजिशन टेम्परेचर इसका 369 केल्विन है। पानी में ये कम सॉल्युबल होंगे, पानी में क्या होंगे, कम सॉल्युबल होंगे। इसके अलावा हम कर सकते हैं प्रिपरेशन, मैंने रोम्बिक सल्फर की बता दी, मोनोक्लिनिक सल्फर की प्रिपरेशन रह गई है। मोनोक्लिनिक सल्फर प्रिपरेशन नोट कर लेंगे इसकी, मोनोक्लिनिक सल्फर, दोनों की फॉर्म एसिड है, मोनोक्लिनिक सल्फर। अच्छा एक बार स्ट्रक्चर देख लें, प्रिपरेशन में नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। मोनोक्लिनिक सल्फर अगर इस तरीके से, ये भी SAT है, इस तरीके से ये ऐसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा जिगजैग, मतलब ये यहाँ पे SSS लगे रहेंगे वो क्राउन शेप की फॉर्म में। और जो ये मोनोक्लिनिक सल्फर है और रोम्बिक सल्फर था वो एग्जैक्टली सेम, एक ही डायरेक्शन में सारे, ये इस तरह से चलेंगे, सारे क्राउन एक डायरेक्शन में चलेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे। तो ध्यान रख सकते हैं, अगर कोई पूछेगा तो SAT बोलना है, S8 इसका भी फॉर्मूला है, S8 उसका भी फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला है SAT। ये जिगजैग मॉलिक्यूल्स जो चलते हैं इसमें, एक में जिगजैग चलते हैं, एक में सेम डायरेक्शन। रोम्बिक सल्फर में, रोम्बिक सल्फर होगा तो सेम डायरेक्शन, रोम्बिक सल्फर में सेम डायरेक्शन चलेंगे, और मोनोक्लिनिक में जिगजैग। अब प्रिपरेशन नोट कर लेते हैं, तो ये हमारा एलोट्रोप सल्फर के क्रिस्टलाइन फॉर्म खत्म हो जाएगा। नोट कर लेंगे। तो ये इसमें आ जाएगा हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर की प्रिपरेशन, मोनोक्लिनिक सल्फर की प्रिपरेशन में क्या है इसका, कि जब हम रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करेंगे, रोम्बिक सल्फर को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, इसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद कूल करेंगे, कूल करेंगे, फिर ऊपर के कूल करने से क्या होता है, क्रस्ट बन जाएगा ऊपर। जैसे दूध को हम ठंडा करते हैं या चाय को ठंडा करते हैं तो ऊपर मलाई आ जाती है, एक मोटी सी लेयर आ जाती है, थिक लेयर आ जाती है, ऐसे इसके ऊपर एक क्रस्ट आ जाएगा। इस क्रस्ट में होल्स करेंगे, 2 होल्स करेंगे इस क्रस्ट में, 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट। उससे हम रिमेनिंग लिक्विड निकाल लेंगे बाहर, अंदर जो लिक्विड है उसको बाहर निकाल लेंगे। लिक्विड जो अंदर है, लिक्विड इज पोर्ड आउट, पोर्ड आउट। क्रस्ट को रिमूव कर देंगे ऊपर से, क्रस्ट इज रिमूव्ड, क्रस्ट को भी ऊपर से हटा देंगे। तो अंदर जो मिलेगा वो नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होंगे, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, किसके, शेप्ड क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, किसके, मोनोक्लिनिक सल्फर के। इसलिए इसको नीडल शेप्ड सल्फर भी कहते हैं। इसको मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर तो कहते ही हैं, बीटा सल्फर कहते हैं, नीडल शेप्ड क्रिस्टल कहते हैं, बीटा नीडल शेप्ड सल्फर भी कहते हैं। इस तरह से कुछ हुआ है इसके अंदर, इस तरह से कुछ हो जाएगा इसके अंदर, ऐसे यहाँ तो नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स मिल जाएंगे इस तरीके से। ऊपर से क्रस्ट हटाने के बाद यहाँ पे क्रस्ट बनी पड़ी है, पूरी सॉलिड क्रस्ट होगी ऊपर, सॉलिड क्रस्ट थी, इसको हटा दिया,
और उसको रिमूव कर देंगे और लिक्विड को 2 होल करके यहाँ से यहाँ होल किया, लिक्विड को बाहर निकाल लिया यहाँ से, और अभी क्रश को रिमूव करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा। ये ऐसे नीडल से निकल जाएंगी, तो ये इन्हें क्या बोलेंगे, नीडल शेप। ये नीडल शेप क्रिस्टल्स होंगे किसके, मोनोक्लिनिक सल्फर के।